हेलो साथियों। आज हम इतिहास के यूजीसी नेट जो हमने शुरू किया है इतिहास के लिए, उस कड़ी में हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हुई। हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इतना अवश्य माना जाता है कि सैंधव सभ्यता, जिसे कि हम सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके बाद जो उससे पहले है जो वैदिक सभ्यता का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक काल का आविर्भाव जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ था। इसका आविर्भाव बाद में हुआ था, किससे? सिंधु सभ्यता से। तो इसमें जो है वो वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद का ही सबसे पहले जो है वो रचना की गई थी। तो ऋग्वेद के काल की जो रचना मानी जाती है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं या ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास, इसलिए इसे केवल एक कोरी कल्पना ही कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें कि वेदों की रचना हुई, और वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है गाइस? श्रेष्ठ। सर्वप्रथम मैक्समूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग कर एक श्रेष्ठ जाति के आशय से इसका प्रयोग किया था। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। आर्यों के मूल निवास के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। जहां एक तरफ मैक्समूलर जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया अर्थात बैक्ट्रिया था। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो उत्तरी ध्रुव था, जबकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी मानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। दयानंद सरस्वती तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसी तरह नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को, नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को मानते हैं आर्यों का निवास स्थल। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। वहीं गाइस महोदय हंगरी अथवा डैन्यूब नदी घाटी को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। प्रोफेसर पेका जर्मनी के मैदानी भाग को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य जो थे वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। अब जब अधिकांश विद्वान मानते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं इतिहास की दृष्टि से सटीक बैठती है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया ही
माना जाए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका समय है। इस काल की तिथि का निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना भी है। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः इसी कारण इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद एकमात्र स्रोत है इस काल की जानकारी का। भारत में आर्यों के आगमन का यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। उनके द्वारा प्रयुक्त छेद वाली कुल्हाड़ियाँ, कांसे की कटारें आदि पश्चिमोत्तर में प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था, मतलब द्वितीय कार्य था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज को यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं उनमें इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक कार्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसा कि हमने इससे पहले अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विवरण आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि किस तरह से भौगोलिक विस्तार हुआ। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शतद्री अर्थात सतलुज, विपाशा अर्थात व्यास, परुष्णी अर्थात रावी, वितस्ता अर्थात झेलम और अस्किनी अर्थात चिनाब। ऋग्वेद में प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्वेश्चन बनता है यहाँ से गाइस कि सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त। या कहाँ से कहाँ तक का, किन नदियों से के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था? तो सतलुज से यमुना के बीच का। मनुस्मृति में भी सरस्वती और द्विष्टति नाम नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा व यमुना के द्वाब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में वर्णित कुल 31 नदियों में से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी? 25 नदियों का उल्लेख है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है, जिसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा भी कहा जाता है। नदी तमा ज़्यादातर पूछा गया है अभी तक, लेकिन आप माते तमा और देवी तमा भी याद रखना, ये सरस्वती के ही नाम है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है। ठीक है, तो एक बार उल्लेख है। हो सकता है इस बार जमुना नदी पूछ ले या यमुना नदी, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें